हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी दिव्यांशु सेंगर। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कब हमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कब हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एंड कब रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की ज़रूरत। ये सारे सिनेरियो हम समरी चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। इसके अलावा आरसीएम की कुछ कंडीशंस हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसमें भी कुछ एलिजिबल पर्सनस हैं, उन्हें ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हर किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना आरसीएम के केस में भी। तो वो कंडीशंस भी हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्सनस लायबल होंगे आरसीएम के लिए, जिस बेसिस पे उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, जिससे सबको हेल्प हो सके। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन समरी चार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सन कौन कौन से लायबल होंगे रजिस्ट्रेशन के एज पर सेक्शन 22। पहली कंडीशन है एग्रीगेट टर्नओवर की। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा होता है इन स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं हमारे आसाम, सिक्किम, मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या फिर हिली एरियाज हैं लाइक उत्तराखंड, इन सब में अगर 10 लाख से ऊपर टर्नओवर होता है तो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। दूसरी कंडीशन है अगर दूसरे स्टेट्स जो रह गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिली एरियाज के अलावा अदर स्टेट्स हैं लाइक यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, इन स्टेट्स में 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है। पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। कोई भी पर्सन अगर एग्जिस्टिंग लॉ में पहले से ही रजिस्टर्ड है लाइक एक्साइज हो गया, वैट हो गया, फाइनेंस एक्ट हो गया, इन सब एक्ट में रजिस्टर्ड है जो सब्ज्यूम हुए हैं जीएसटी में, तो उसे कंपलसरी माइग्रेट कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद वो एक एप्लीकेशन दे सकता है जिससे कैंसिल करा सकता है अगर जीएसटी में उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। सक्सेस है या ट्रांसफरी और बिजनेस है। अगर कोई बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है किसी इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे, लाइक फैमिली बिजनेस है, वो अपने सन को फादर ट्रांसफ़र कर रहा है बिजनेस, तो पहले तो जीएसटीआईएन नंबर फादर के बेसिस पे होगा, फादर के पैन नंबर के बेसिस पर होगा। अब वो ट्रांसफ़र हो रहा है सन के, तो जब ट्रांसफ़र होगा या सक्सेसन होगा उस डेट पर उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। फोर्थ कंडीशन है डीमर्जर या अमलगमेशन। अगर कुछ कंपनी डीमर्ज होती हैं या अमलगमेट होती हैं तो जिस दिन आरओसी इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस डेट पर लायबिलिटी आ जाती है रजिस्ट्रेशन की, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो एज पर सेक्शन 22 इन 4 कैटेगरीज में या कंडीशंस पर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अब सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 में ये कैटेगरी है कि कौन कौन से पर्सन्स लायबल नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज जो टैक्स के लिए लायबल नहीं है, जीएसटी लायबल नहीं है या फिर होली एग्जेम्प्ट हैं, तो इस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन अगर 20 लाख या 10 लाख की लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर की क्रॉस होती है तब भी। एग्जाम्पल देते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन जीटीए और कुरियर एजेंसी, मतलब कुरियर एजेंसी या जीटीए के अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड की सर्विस प्रोवाइड करता है कोई भी इंडिविजुअल तो वो एग्जेम्प्ट है। तो उस केस में अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ओवर एंड अबव भी हो जाएगा और केवल वो सेम सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड। मतलब कोई भी एग्रीकल्चर इनकम किसी पर्सन की होती है वो सप्लाई करता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड के थ्रू, लैंड कल्टीवेशन के बेसिस पे जो भी इनकम अर्न करता है, अगर केवल वही इनकम है उसका और कोई सोर्स नहीं है तो वो भी लायबल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। थर्ड कंडीशन पे आते हैं, अगर कोई पर्सन सर्विस सप्लाई करता है जिसमें सर्विस या गुड्स सप्लाई करता है जिसमें दूसरे पर्सन की लायबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज की, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन ये है कि वो केवल वही सप्लाई देगा जो लायबिलिटी दूसरे पर्सन की आए, खुद की सप्लायर की लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए। अगर सप्लायर की लायबिलिटी भी आती है, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सनस को भी वो सप्लाई करता है, उस केस में अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सेस होगा दोनों टर्नओवर मिला के तो लायबिलिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल देते हैं, जीटीए सर्विस कोई प्रोवाइड करता है
केवल स्पेसिफाइड कैटेगरीज को, जो आपकी स्पेसिफाइड कैटेगरीज दे रखी हैं 7, उन्हीं पर्सनस को जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है और किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड केस में अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है स्पेसिफाइड पर्सनस को भी एंड नॉर्मल इंडिविजुअल को भी, जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, तो इस केस में अगर टर्नओवर 20 लाख से अबव होता है, दोनों टर्नओवर मिला के, जो स्पेसिफाइड पर्सनस को भी सप्लाई किया एंड जो इंडिविजुअल को भी किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी किया, तो इन दोनों का टर्नओवर मिला के अगर 20 लाख से एक्सेस होता है तो रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। सेक्शन 24 के बेसिस पे रीड करते हैं। कोई भी टर्नओवर लिमिट काम नहीं करेगी अगर आप इस तरह की सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं या इस तरह के आप सप्लायर या रिसीवर हैं। पहली कंडीशन पे आते हैं, अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, मतलब दिल्ली से अगर आप 1 रुपये की हरियाणा में टैक्सेबल सप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते टैक्सेबल सप्लाईज की। सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर कोई है और वो टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करता है, इवन 1 रुपये की भी अगर सप्लाई देता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, पर्सन्स लाइबल अंडर आरसीएम एज पर सेक्शन 93। अगर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है पर्सन्स को अगर वो सर्विस रिसीव करते हैं या गुड्स रिसीव करते हैं, इन शॉर्ट सप्लाई रिसीव करते हैं ऐसे पर्सन से जिस केस में उन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। एग्जांपल देता हूँ, अगर जीटीए 7 स्पेसिफाइड पर्सन में किसी भी पर्सन को सप्लाई देता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। अगर जीटीए बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई देता है एंड बॉडी कॉर्पोरेट का टर्नओवर 20 लाख नहीं है, इन दैट केस आल्सो अगर उसे जीटीए से सर्विस लेनी है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और डिटेल में इसे समझेंगे अभी। फोर्थ कैटेगरी पे आते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर फालिंग अंडर सेक्शन 95 इंट्रा स्टेट सप्लाईज के केस में। ये भी एक तरह से आरसीएम का पार्ट है, जिसमें ई कॉमर्स के थ्रू अगर कोई सप्लाई दे रहे हैं तो अभी गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस लगाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू, जिसमें ई कॉमर्स की लाइबिलिटी होगी टैक्स जमा कराने की। तो अगर इस कंडीशन में ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉल करता है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 फिफ्थ कैटेगरी है। अगर पर्सन टीडीएस के लिए लाइबल है, टीडीएस मैंने वीडियो एक पहले ही डाल चुका हूँ, अगर टीडीएस की लाइबिलिटी आती है किसी पर्सन की जीएसटी में डिडक्ट करने की तो उसे भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विदाउट एनी टर्नओवर लिमिट। सिक्स्थ कैटेगरी पे आते हैं, पर्सन्स हु मेक टैक्सेबल सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन्स वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। अगर आप किसी के एजेंट है, फॉर एन एग्जाम्पल रजिस्टर्ड पर्सन के, और आप उसके बिहाफ पर टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आईएसटी हैं आप तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। नेक्स्ट कैटेगरी, पर्सन्स हु आर सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर ई कॉमर्स के थ्रू आप कोई सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए अगर आपकी एक शॉप है एंड आप अमेजोन के थ्रू भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब ई कॉमर्स आप देख सकते हैं, 3 कैटेगरीज बता चुका हूँ। ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉलिंग अंडर सेक्शन 95 दूसरी कैटेगरी थी। अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं जो टैक्स टीसीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल होगा। एंड थर्ड कैटेगरी आ गया एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब ई कॉमर्स के केस में तो आपको रजिस्ट्रेशन हर जगह कराना ही है। नेक्स्ट कैटेगरी है, अगर कोई पर्सन सप्लाई करता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया। मतलब अगर नॉन रेसिडेंट या आउटसाइड इंडिया से कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है टू ए पर्सन इन इंडिया, कौन कौन सी सर्विसेज डिफाइन की हैं? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की या डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेज। ये कैटेगरीज अगर आती हैं तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी, अगर कोई भी क्लास ऑफ पर्सन्स नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज कैटेगरीज की। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम रिवर्स चार्ज के केस में फॉल करते हैं, अगर हमारी लायबिलिटी है रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स पे करने की, तो हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो किस किस पर्सन की लायबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स जमा कराने की, वो सबसे पहले समझते हैं।
हम देखते हैं पहले सर्विसेज के बेसिस पर। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की रिलीज हुई है, जिसमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं जिसके बेसिस पे पर्सन्स को रिवर्स चार्ज पर टैक्स पे करना पड़ेगा। कौन कौन सी हैं? जीटीए के केस में आते हैं। अगर कोई जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी फैक्ट्री को या सोसाइटी को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को या कोई पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट में, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज को, या किसी पार्टनरशिप फर्म को जो रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं हो, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के फॉर्म में हो, या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब ये 7 कैटेगरीज हैं, 7 स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं। इन 7 पर्सन्स को अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। इन 7 पर्सन्स के अलावा अगर किसी और पर्सन को जीटीए सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। वो फिर टर्नओवर लिमिट या किसी और कंडीशन में फॉल करता है तो रजिस्ट्रेशन कराना है। इनमें से बचा कौन? कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो इन कैटेगरीज में नहीं है। मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप का टर्नओवर नहीं है 20 लाख का, तो वो पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं हुआ, तो उस केस में उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। उस केस में जीटीए के टर्नओवर लिमिट में वो आएगा। अगर जीटीए टर्नओवर लिमिट क्रॉस करता है तो जीटीए को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। सेकंड कैटेगरी में आते हैं सर्विसेज सप्लाइड बाय ए रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट होते हैं जो बैंक्स हायर करती हैं, अब उनका जो बैड डेब्ट्स वगैरह रिकवर करने के लिए पर्सन्स करे रखे जाते हैं उन्हें। तो अगर कोई सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट प्रोवाइड करता है बैंकिंग कंपनीज को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या एनबीएफसी को जो इंडिया में टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेट हैं, तो इस केस में इन कंपनीज को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। कौन कौन सी? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी। अगर यही रिकवरी एजेंट किसी और पर्सन्स को करता है इन कैटेगरीज के अलावा, लाइक किसी और अनरजिस्टर्ड पर्सन को करता है या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप को भी करता है या पार्टनरशिप को करता है, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो इन तीनों कंपनीज को या बैंक्स को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। थर्ड कैटेगरी है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज कंसीडर की हैं? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म के अलावा स्पॉन्सरशिप सर्विस किसी और इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है तो आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल नहीं करेगा। समझ गए? मतलब आरसीएम की लायबिलिटी आने से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में इन केसों में फॉल करेगा। अगर आरसीएम की लायबिलिटी नहीं है तो आरसीएम वाला पॉइंट कवर नहीं होगा, उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फोर्थ कैटेगरी देखते हैं सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू ए पर्सन हु कैरी बिजनेस टू इंश्योरेंस। तो जो इंश्योरेंस बिजनेस कैरी कर रहा है, अगर उसे कोई इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइड करता है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी। इसमें इंश्योरेंस बिजनेस वाला रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स पे करेगा इंश्योरेंस एजेंट, एंड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ये 4 कैटेगरीज आपको समझ में आ गई होंगी। सिंपल है, मतलब अगर आरसीएम एप्लीकेबल होगा किसी पर्सन पर तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी कराना है। आगे की और कैटेगरीज देखते हैं। कोई ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट अगर सप्लाई करता है सर्विसेज की, उनके ओरिजिनल जो वर्क है या कॉपीराइट है उसे यूज करने का, किसे? पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, इन जैसी कैटेगरीज को अगर यूज करने का राइट देता है तो इस केस में पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर की लायबिलिटी है रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स पे करने की, और अगर इनकी लायबिलिटी रिवर्स चार्ज की आती है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं सर्विसेज सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर है? अगर सर्विसेज सप्लाई करेगा कोई डायरेक्टर, डायरेक्टर किसे सप्लाई करेगा? किसी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को। मतलब अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है वो किसी और फर्म वगैरह को दे रहा है सर्विस तो उसे रिक्वायरमेंट नहीं है रिवर्स चार्ज के बेसिस पे, तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। लेकिन अगर डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है किस अपनी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को तो उस केस में उसे
रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब देखते हैं कुछ सर्विसेज या सप्लाईज जो किसी भी पर्सन को अगर सप्लाई होगी तो उस बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा। कंडीशन ये है कि वो बिजनेस एंटिटी होना चाहिए एंड टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, मतलब जहाँ जहाँ जीएसटी एप्लीकेबल है वहाँ पर अगर ये बिजनेस एंटिटी लोकेट है और अगर वो जो अब मैं सर्विस बताने जा रहा हूँ इस तरह की सर्विस ले रहा है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि वो कंपलसरी रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा। कौन कौन सी सर्विसेज हैं ऐसी? सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। मतलब एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स पे करना है, इसलिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी है सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एन बिजनेस एंटिटी। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो, एओपी हो, अगर बिजनेस एंटिटी है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज लेता है तो उसे रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स पे करना है एंड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की सर्विसेज ले रहा है अदर देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और ए वेसल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। मतलब इन 4 सर्विसेज के अलावा गवर्नमेंट से कोई 5वीं सर्विस ले रहा है, ये 4 सर्विसेज को हटा दीजिए, भूल जाइए। इसके अलावा कोई और सर्विस ले रहा है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से तो इस केस में रिवर्स चार्ज के बेसिस पर बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना है। अगर रिवर्स चार्ज लायबल हो गया तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी कराना है। ये बात की हमने अभी तक किसकी? सर्विसेज की। पर्सन लायबल अंडर रिवर्स चार्ज इन सर्विसेज नोटिफिकेशन नंबर 13 2017 के बेसिस पे। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4 2017 की, जिसमें पर्सन्स लायबल अंडर आरसीएम है गुड्स के केस में। अब बात करते हैं पर्सन्स लायबल अंडर आरसीएम गुड्स के केस में। अभी सर्विसेज के केस में हम रीड कर चुके हैं, तो 4 कैटेगरी पहले रीड करते हैं। कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर्स, टोबैको लीफ, सिल्क यार्न। ये अगर रजिस्टर्ड पर्सन परचेज करता है इन चारों में से कोई भी चीज़ तो उसे रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी? रजिस्टर्ड पर्सन, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जैसी कोई बात आएगी नहीं। 5वीं कंडीशन की बात करते हैं। सप्लाई ऑफ लॉटरी सप्लायर, अगर स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी है तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट को रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आती है। रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब 5th कैटेगरी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाली बात आ जाएगी। अदर 4 कैटेगरी में पहले से ही रजिस्टर्ड पर्सन है। तो अगर सप्लाई ऑफ लॉटरी और सप्लाई अगर स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी है, ये कोई परचेज करता है तो लोकल लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। आई थिंक रजिस्ट्रेशन के सारे पार्ट्स अब कंप्लीट हो गए हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए रजिस्ट्रेशन पर्सन को कराना है या नहीं कराना, ये कंडीशन जज करने के लिए। अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी या कंसर्न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड आगे भी देखते रहिए मेरी वीडियो जीएसटी अपडेट नॉलेज के लिए।